हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो ड्रग्स की तस्करी होती है वो किस तरीके से होती है, उसके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसे और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं न्यूज़ की, तो बेसिकली न्यूज़ क्या निकल के आती है, तो ये हमारा कंटेक्स्ट है। न्यूज़ हमसे ये कहता है कि मीडिया सोर्सेस ने ये इशारा किया कि जो मणिपुर के अंदर क्राइसिस चल रहा था, हो सकता है उसके अंदर कुछ ओपीएम रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो हो। ओपीएम क्या होता है? ओपीएम एक तरीके का नशे को हम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई इंसान नशे में होता है और नशे की वजह से जब वो कोई काम करता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ओपीएम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो अनुमान है, जो इंडिकेशन है, वो दिए गए थे मीडिया फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि जो भी हमारे मीडिया सोर्सेस हैं वो ये कहती हैं कि मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस हुए थे उसके अंदर हो सकता है कि ओपीएम की जो है वो जिम्मेदारी रही हो। ये हवा में बात नहीं कह दी गई, इसके पीछे का भी एक कारण है। वो कारण ये निकल के आता है कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो जो हमारा ओपीएम है, ओपीएम क्या करता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारे टेंशन्स हैं उनको मल्टीप्लायर इफेक्ट देने के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ओपीएम क्या करता है कि जो भी हमारे पहले से टेंशन चले आ रहे होते हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको और भी ज़्यादा प्रसारित करने के लिए ओपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। और ओपीएम की वजह से ये जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग टेंशन्स हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी न्यूज़। इसी चीज़ को हम कवर करने वाले हैं कि भारत में जो ड्रग्स का ट्रैफिकिंग है इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे एक्सपेंड कर रहा है, क्या इसके चैलेंजेस है, सारी ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो भारत के अंदर दवाइयों की तस्करी करी जाती है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, ये बड़ा ही एक गंभीर समस्या है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू विद इन इंडिया। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है, और इसके वजह से हमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें क्या दिखता है कि द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हमारे ड्रग्स हैं ये इलीगली क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर इनका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो डाटा ये कहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, बोल सकते हो कि ओपाइट मार्केट है। ओपाइट मार्केट का मतलब क्या होता है कि भारत में ही सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो बिकती हैं, या फिर दवाइयों का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो हमारा भारत ही है। तो ये क्या कहता है कि कुछ हमारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इलीगल क्या किए जाते हैं, भारत के अंदर उनका ट्रेड होता है, इलीगल तरीके से वो भारत के अंदर बेचे जाते हैं। ये क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीज़न है। अब वो रीज़न भी आप आगे जानेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वो रीज़न कुछ ऐसा है जैसे कि हम क्या नहीं कर पाते, अच्छे से सर्वेलेंस नहीं कर पाते, और इसके वजह से जो दवाइयाँ हैं वो भारत के अंदर इलीगल तरीके से आ जाती हैं और इन्हें बेचा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये इलीगल ट्रेड जो है वो किस किस माध्यम से होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो पहले हमारे ट्रेड हुआ करते थे ना, वो कैसे हुआ करते थे, कुछ प्रिमिटिव तरीके से हुआ करते थे, तो उन्हें हमने रोक लिया। लेकिन अभी जो हमारे ये ट्रेड हो रहे हैं ना, वो काफ़ी सोफेस्टिकेटेड और नए टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा रहे हैं, और इन्हें हम उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको हम परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता है कि जो हमारे ये डार्क वेब के जो सेलर हैं वो क्या करते हैं, डार्क वेब या फिर डार्क नेट के जरिए वो क्या करते हैं, या फिर मैरीटाइम रूट की मदद से वो क्या करते हैं, इस तरीके के इलीगल ट्रेड को करते हैं, और भारत के अंदर जो दवाइयां हैं यानी कि जो ड्रग्स वगैरह हैं वो इलीगल तरीके से भारत के अंदर पहुंचा देते हैं। डार्क वेब का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो डार्क वेब का मतलब ऐसा होता है कि इंटरनेट के दुनिया में जैसे आप कोई चीज़ अगर गूगल पे सर्च करते हो तो कोई चीज़ गूगल पे खोलते होगे तब वो ओपन हो जाती होगी, लेकिन कई ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि गूगल पे ओपन नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें डार्क वेब पे जाना पड़ता है, यानी कि वो डार्क वेब है। और डार्क वेब कहाँ से ओपन होता है, ये टॉर से ओपन होता है। ये हैकिंग की बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉर होती है ना, टॉर से आप डार्क वेब को ओपन करते हो, वहां पर ये सारी चीजें क्या करी जाती है, खरीदी और बेची जाती है। इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, या फिर इनके आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है, उन्हें कोई ट्रेस नहीं कर पाता। तो इस तरीके के जगहों पर बेसिकली जो हमारे आर्म हो गए, हथियार हो गए, इनकी सेलिंग करी जाती है और इनके डील करे जाती है। वहीं से ये हमारे जो ड्रग्स हो गए वह भी क्या करे जाते हैं, इनकी तस्करी करी जाती है, इधर उधर सामान इनको बेचा या खरीदा जाता है। अगर हम बात करें डाटा की, तो हमारा डाटा क्या कहता है, डाटा हमसे ये कहता है कि जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपाइट मार्केट है, और ये और भी ज़्यादा तब बड़ा हो गया जब हमने देखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। यानी कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद से भारत के अंदर जो ड्रग्स के
बोल सकते हो इंसिडेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ओपाइट मार्केट जो है वो देखा जाता है। इसका रीज़न भी है क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो हेल्थ के लिए मेडिसिन भी सबसे ज़्यादा भारत को ही चाहिए, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ओपाइट मार्केट भी है। अब कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके ऊपर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी करने के लिए हम दवाइयाँ खरीदते हैं, तो इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा ओपाइट मार्केट देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया के सबसे बड़े ओपाइट यूजर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अगर ड्रग्स मिलेगा तो वो कहाँ पर मिलेगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। पंजाब के अंदर तो आपको पता है कि ड्रोन के द्वारा जो पाकिस्तान से है वो ड्रग्स की तस्करी करी जाती है भारत के अंदर, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है, वहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो लोग हैं वो दवाइयाँ लेकर के आते हैं या फिर ड्रग्स की वहाँ पर हेरा फेरी करी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात जो हमारा होता है, तो गुजरात इज द स्टेट जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बोल सकते हो कि ड्रग एडिक्टेड स्टेट होता है, और यहाँ पर भी मृत्यु ओवरडोज यानी कि ड्रग्स के ओवरडोज के चलते सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो गुजरात के अंदर ही होती है। तो ये हमारे डाटा है, ये हमारे फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि जो भारत के अंदर जो ड्रग्स की तस्करी होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है अरेबियन सी के रूट से और एक होती है बे ऑफ बंगाल के रूट से, और लगभग जितना भी हमारा ड्रग्स का तस्करी होता है उसका 70% मात्र इन्हीं दोनों जगहों से होता है। तो ये भी हमारे लिए कंसर्न है कि हम इसे और किस तरीके से अच्छा करें, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया पर तो हमने जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी जो बीएसएफ है वो अच्छा काम कर रही है और वहां से अब जो ट्रैफिकिंग होती है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ना म्यांमार वाले बॉर्डर से या फिर नेपाल वाले बॉर्डर से, तो अभी भी तस्करी होती है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो उतनी ज़्यादा इधर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे कंट्री है और इनसे हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, तो हम ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ ही ध्यान देते हैं, और बाकी जो इधर से हमारे ड्रग्स के बोल सकते हो कि ट्रैफिकिंग जो है वो होती रहती है। तो ये भी हमारे लिए कंसर्न की बात है। और बाकी का जो 70% ड्रग का ट्रैफिकिंग है वो हमारे अरेबियन सी के रास्ते या फिर हमारे बे ऑफ बंगाल के रास्ते जो है वो हो जाता है। अगर आपको भारत की लोकेशन याद है तो हमारे भारत की लोकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, और ये हमारा अरेबियन सी वाला मार्ग है और ये हमारी बेसिकली जो होती है वो बे ऑफ बंगाल वाली मार्ग होती है। और यहाँ से क्या होती है कि जो हमारे बोल सकते हो कि मेडिसिन वगैरह हैं उनकी क्या करी जाती है, ट्रैफिकिंग करी जाती है। अब हम बात करते हैं रीजन कौन से हैं कि जो भारत के अंदर इतना सारा जो ड्रग्स है उनको बेचा जाता है या फिर जो भारत के अंदर ड्रग्स की तस्करी है वो इतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला तो रीज़न हमारा आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर मैं आपको इंडिया की मैप एक बार फिर से दिखाता हूँ, आप इस इंडिया के मैप को ज़रा देखिएगा। इंडिया की मैप हमसे क्या कहती है कि जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जैसे कि हम क्या है, एक सैंडविच की तरह है, एक हमारा गोल्डन क्रिसेंट होता है और एक हमारी गोल्डन ट्रेंगल होती है। ये क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया में हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो ड्रग्स होती है ना उसकी काफ़ी अच्छी खेती करी जाती है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, ये हमारा लाओस वाला इलाका है और यहाँ पर भी क्या होती है, जो हमारे ड्रग्स है ना वो उगाए जाते हैं। अब दोनों तरफ इंडिया के क्या है कि ड्रग्स उगाए जा रहे हैं और इंडिया इनके काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए ये सारे जो माल है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर है, तो सारे जो इनके माल हैं वो इंडिया में भेजे जाते हैं। सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम इनके जो सप्लाई है वो इंडिया में आती है, और इस वजह से भारत के अंदर जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो देखने को मिलता है। ये है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो होती है। ये पहला रीजन होता है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो हमारा पोरस बॉर्डर आता है। देखो पोरस बॉर्डर के अंदर अभी हमने जिक्र ही किया था, जैसे कि पाकिस्तान के तरफ जितना हम ध्यान देते हैं अपने बॉर्डरिंग एरिया पर, उतना हम इजिली गार्ड कर सकते हैं अपने नेपाल वाले बॉर्डर को भी और म्यांमार वाले बॉर्डर को भी, लेकिन हम उतना नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको इनसे खतरा नहीं महसूस होता, तो हम थोड़े यहाँ पर ढिलाई दे देते हैं। हम बेसिकली उतना ज़्यादा टाइट होकर के यहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी को ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा रीज़न है कि भारत का जो बॉर्डर है ना वो पोरस है, थोड़ा उसमें छेद है। पोरस का मतलब छेद होता है, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के अंदर आने जाने की व्यवस्था है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रैफिकिंग है ना ड्रग्स की वो हो जाती है। तो ज़्यादातर ट्रैफिकिंग आपको देखेगा कि या तो नेपाल से होती है या फिर म्यांमार के एरिया से होती है, पाकिस्तान वाले से नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ पर बीएसएफ जो है वो काफ़ी टाइट है और काफ़ी अच्छे से वो निगरानी करती है, सर्विलेंस करती है बॉर्डर की। अगर हम बात करते हैं लार्ज पॉपुलेशन, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसके वजह से हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सेलर है ना वो अपनी चीज़ों को बेच पाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन है ना वो दुनिया की सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन है भारत के अंदर। और पॉपुलेशन है, अब सोचो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा ही चीज़ें की आवश्यकता होगी। अगर मैं दवाई की बात करूँ तो मेडिसिन भी इन्हें ज़्यादा चाहिए, खाना भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे ही ड्रग्स भी तो इन्हें ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसके वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो ड्रग्स है उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। और कुछ लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो तो मेडिसिन पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल जो है वो गलत पर्पज़ के लिए करते हैं। तो ये लोगों के ऊपर है, लोगों को भी सुधरना चाहिए, लोग भी ऐसी गलती करते हैं, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि जो हमें जानकारी है ना, जैसे मान लो कोई इंसान जो है जो कि ड्रग्स का शिकार हो चुका है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो ड्रग्स का शिकार हो चुका है, उसको ड्रग्स का एडिक्शन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। अगर हम क्या करते हैं लोगों के बीच में, पीपल को, यानी कि जो हमारे लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं, और जो ड्रग्स से होने वाले खतरे हैं उसके बारे में उनको बताते हैं, तो हो सकता है कि वो क्या करें ड्रग्स को छोड़ भी दे। तो कहीं ना कहीं ये भी है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि गुटखा खाने से होता क्या है, फिर लोग गुटखा खाते रहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गुटखा इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रग्स, गुटखा जो है वो ड्रग्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि गुटखा खाने से होता क्या है तो वो तो खाएगा ना। आप जब उसे बताओगे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है तो शायद वो मना कर दे खाना, यानी कि वो रोक भी दे खाना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जाते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करप्शन, करप्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपने देखा होगा या फिर आसपास आपको देखने को भी मिल जाएगा। होता क्या है कई बार ना कि जो हमारी पुलिस होती है ना, उसको पता होता है कि यहाँ पर इस समय क्या हो रहा है कि ड्रग्स की सप्लाई होती है, लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी वहां पर नहीं पहुंचती। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस को मंथली, वीकली या पर डे का क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको ब्राइब कर दिया जाता है, उनको घूसखोरी दे दी जाती है, और वो क्या करते हैं पैसे खा करके अपने जगह पर बैठे रह जाते हैं, और वो उन जगहों पर नहीं जाते जहां पर जाने के वजह से क्या होता कि कई लोग जो हैं जो कि इसके शिकार बन रहे हैं, जो कि जा रहे हैं ड्रग्स लेके आ रहे हैं, वो ड्रग्स नहीं ला पाते, और उन्हें भी पकड़ करके हम ड्रग्स के बोल सकते हो कि एक तरीके से फैलाव के ऊपर रोक लगा सकते थे। लेकिन ये काम जो है वो पुलिस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि करप्शन की वजह से। तो करप्शन भी एक रीजन है जिसके वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक हमारा रीजन होता है। अगर इस रीजन के अलावा मैं बात करूं चैलेंजेस के, कि हमारे भारत के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा चैलेंज ये निकल के आता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी बढ़ने से ना, देखो बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी क्या है, टू वे सावर्ड है। मतलब क्या करेगी, अगर एक तरफ से वो आपको फायदा करती है ना, तो दूसरे तरफ से आपको वो नुकसान भी कर सकती है। साइंस के साथ भी सेम यही कहानी होती है कि अगर कोई चीज बनाई जाती है ना, भले के लिए बनाई जाती है, तो उसका लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसा ही इंटरनेट के साथ भी हुआ है। इंटरनेट बनाया गया लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लेकिन हुआ क्या कि इसका जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो ये जो ट्रैफिकिंग वाली मामले हैं ना, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह हो गए, उन पे कंट्रोल पाना अब उतना ज़्यादा इजी नहीं हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास चैलेंज है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारे ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, जो डार्क वेब पे हो रहे हैं, डार्क नेट पे हो रहे हैं, उन्हें हम किस तरीके से टैकल करें, उन्हें हम किस तरीके से रोकें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो सबसे पहला तो चैलेंज हमारे पास यही आता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरी हम बात करते हैं स्टिग्माइजेशन। देखो स्टिग्माइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई इंसान जो समाज के अंदर थोड़ा ड्रग्स का एडिक्शन उसके अंदर है, थोड़ा वो क्या करता है ड्रग्स वगैरह लेता है, तो लोग क्या करते हैं उसे बुरी नजरों से देखते हैं और उसके साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं। लोगों को ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि ये जो इंसान है ना, ये काफी बुरा है क्योंकि ये ड्रग्स लेता है और इसके साथ हमें नहीं उठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हकीकत पता है क्या है? हकीकत पता ये होना चाहिए कि वो इंसान किस प्रॉब्लम में है, हमें जाकर के उससे मिलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। उससे अगर हम बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो क्या हो, इस अंधकार में ना जाए और बाहर आ जाए, और हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। तो ये हमारे पास एक स्टिग्माइजेशन है। लोग वहां जाने से बचते हैं। लोग क्या नहीं करते, लोग जाते नहीं। जो थोड़ा खराब होता है, जो दारू शराब पीता है, जो दारू शराब पीता है वो खराब नहीं होता, लेकिन लोगों का परसेप्शन है कि वो उनके पास नहीं जाते, और इसके वजह से वो इंसान क्या होता है कि सोसाइटी से थोड़ा क्रॉस होना शुरू हो जाता है, और बाद में वो धीरे धीरे इस नशे की दुनिया में चला जाता है। तो ये दूसरा हमारे पास चैलेंज है कि हम सोसाइटी को किस तरीके से समझाएं कि सोसाइटी क्या कर सकती है, उनके साथ उठ बैठ सकती है, उनको समझा सकती है। ये काम भी सोसाइटी को करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा चैलेंज होता है कि हमें इसे और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि जो कानून बनाने वाली एजेंसीज है ना, जो कानून को इन्फोर्स करती हैं,
उनको बीच जो कोऑर्डिनेशन है ना वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि मान लो कानून बनाया गया कि अब क्या होगा ना कि किसी की गाड़ी धरी गई, मान लो उसमें क्या है कि काफी सारा ड्रग्स का सामान है, तब तक क्या करेगा विधायक जी जो है वो फोन करेंगे, और विधायक जी जब फोन करेंगे ना, इससे हमारा एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी निकल के आता है। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर ने पकड़ी, काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, उसने गाड़ी रोक ली, लेकिन अभी होता क्या है कि ऊपर से विधायक जी का फोन आता है और वो विधायक जी कहते हैं कि भैया ये आदमी हमारा है, इसे आप छोड़ दीजिए, तो पुलिस वाले को छोड़ना पड़ता है। तो इसके वजह से होता क्या है ना कि हम जो ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो कंट्रोल ही हम नहीं कर पाते, और ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस के रूप में देखा जाता है अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। फिर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड पॉइंट की। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हमारे सजेशंस के लिए हम कौन से पॉइंट दे सकते हैं, अगर आपको एज एन ऑफिसर क्या करना पड़े, सजेशन देना पड़े, तो आप किस तरीके से सजेस्ट कर सकते हो और कैसे इसे बेटर कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा सजेशन तो ये आता है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि एक कैंपेनिंग चली होगी ना कि नशा मुक्त भारत, तो उस तरीके से कैंपेनिंग हमें करना होगा। कैंपेनिंग जब हम करेंगे ना, लोगों के बीच में जाएंगे, इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या कि इसके वजह से जो लोग हैं ना वो नशा को छोड़ देंगे और हो सकता है कि वो सुधर जाए। तो रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये दो काम हम कर सकते हैं अपने सजेशन के रूप में, जिससे कि क्या होगा कि हो सकता है कि हमारे समाज के अंदर ये जो ड्रग्स का एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाए, और एक समय के बाद हमारे यहाँ भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग इसे कंज्यूम नहीं करेंगे तो सेलर उसे यहाँ पर बेचेगा नहीं। ये हमारा होता है सजेशन पॉइंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट सजेशन की, तो हमारा नेक्स्ट सजेशन ये हो सकता है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और भी ज़्यादा मजबूत करें। देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या होती हैं, जैसे कि हमारी एनसीआरबी हो गई या फिर हमारे जो भी कस्टम डिपार्टमेंट हो गए, जब भी वो काम करते हैं ना तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी नेता का या फिर किसी और चीज़ का, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो खुल के काम कर सकें, ऐसे उनको पावर दे जानी चाहिए। तो अगर ऐसा पावर हम देते हैं, उनको मजबूत करते हैं ना, तो हो सकता है कि ये जो मामले अभी बढ़ते हुए हमें देखते हैं ना इंडिया के अंदर, ये कम होने स्टार्ट हो जाए और एक समय के बाद ये सारे मामले खत्म भी हो जाए। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपको ड्रग को खत्म करना है भारत के अंदर, तो भारत क्या करेगा, दुनिया के जितने भी अदर देश हैं जो कि क्या करते हैं, इस तरीके के कानून को लेकर के आते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके देश के अंदर जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले हैं वो खत्म करते हैं। भारत उनसे जाकर के मिले, उनसे जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर के आए, भारत उनके साथ अपनी रणनीति शेयर करे, तो फिर क्या हो सकता है कि हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और अपने देश के अंदर हम उनसे अप्लाई करके कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इस ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले को खत्म कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंप्रूविंग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गरीबी के चलते, बेसिकली ऐसा तो होता नहीं है, गरीबी के चलते कोई नशा नहीं करता, लेकिन फिर भी जो समाज में एक प्रोस्पेक्टिव है ना, वो ये कहा जाता है कि ये इंसान गरीब था, तो ये क्या हुआ, गलत संगतों में आ गया और ये फिर नशा करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम क्या करते हैं, इस चीज को सही मानते हैं, मान लो ये चीज सही भी है, तो हम क्या करेंगे, समाज का अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही कर देते हैं, यानी कि हर इंसान के पास उतना पैसा हो, उसकी फैमिली उसकी जो पारिवारिक स्थिति हो ना वो इतनी अच्छी हो कि वो अच्छे से खा पी के रह सके, तो हो सकता है कि जो इंसान, जो हम कहते हैं ना कि गरीबी की वजह से ये इस फील्ड में चला गया, तो वो नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा फील्ड चूज करेगा और कहीं ना कहीं नशे से बच के रहेगा। तो ये भी हमारे पास एक सजेशन होता है जो हम लिख सकते हैं कि हम लोगों का सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है ना उसे इंप्रूव कर सकते हैं, और इसे अगर हम इंप्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी अच्छा से कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा जो हमारा लास्ट सजेशन होता है वो ये होता है कि स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन, यानी कि जो हमारे कानून होने चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा कड़े होने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब विधायक जी का फोन आया कि उनका बंदा है तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं, कानून है तो सबके लिए है। अगर आप विधायक जी हैं, अगर आपने ही गलती करी है ना तो सजा आपको भी मिलेगी, इसमें आपका कोई जो है ना वो फेवर पॉइंट नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर कानून हम बनाते हैं, कानून के अंदर स्ट्रिक्टनेस लेकर के आते हैं, हमारे जो लॉज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो इससे लोग डरेंगे और भारत के अंदर ये सारे जो ट्रैफिकिंग वाले काम है ना, जो तस्करी वाले कार्य हैं, ये रोक दिए जाएंगे और हो सकता है कि जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है वो इंडिया के अंदर देखने को ना मिले। तो ये था हमारा आर्टिकल जिसको हमने पूरा डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने बात करा कि वे कौन कौन से हमारे सजेशन पॉइंट हो सकते हैं अगर हमें इसको रोकना है। सबसे पहले तो हमने इसके रीजन भी देखे कि इसके रीजन क्या क्या होते हैं, जो भारत के अंदर इतना सारा जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है वो किए जाते हैं। फिर हमने देखा कि इसे रोका क्यों नहीं जा रहा, क्यों इतने चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम इसे रोक नहीं पा रहे, तो वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये था पूरा आर्टिकल जो कि हमने डिस्कस किया। आई होप कि पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कल का शायद वीडियो जो है वो कम्युनल वायलेंस पे होने वाला है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।